में हमसे कहा गया है द टाइम पीरियड ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज टी। सही है। तो क्या बोला है कि एक स्प्रिंग है जिससे मास लटका रखा है हमने इस तरीके से। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आ रहा है, टी के बराबर है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अगर हमने इस स्प्रिंग के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो तब टाइम पीरियड कितना आएगा बोल के पूछा है। तो इसके लिए हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। वी नो दैट वी नो दैट के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। करेक्ट है। तो जब हमने कट नहीं किया था तो कांस्टेंट के बराबर है, लेंथ यल के बराबर है। जब हमने कट कर दिया तो पता नहीं कितना है तो हमने बोला के डैश, और लेंथ कितनी हो गई, यल/4। करेक्ट है। तो जब आपने इसको इससे निकाल दिया तो के डैश की वैल्यू आपको आएगी 4 टाइम्स के बराबर। यानी कि जब आपने स्प्रिंग के 4 टुकड़े इक्वल पार्ट्स में कर दिए तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। अब बताइए जब आप इसका पूरी लेंथ थी यल, तो उस टाइम जो इसका टाइम पीरियड था आपके लिए कितना आ रहा था, 2 पाई अंडर रूट यम डिवाइडेड बाई के बराबर। करेक्ट है। अगर आप अभी फाइंड करेंगे तो आपको कितना आएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट यम डिवाइडेड बाई 4 के, क्योंकि जो के डैश है वो 4 के है। करेक्ट है। तो अब यहाँ से 4 को बाहर निकाल लीजिए तो ये 1/2 बन जाएगा, ये वाला 2 पाई रूट यम डिवाइडेड बाई के। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो ये टी के बराबर है। तो जो नया टाइम पीरियड आएगा वो कितना होगा, टी/2 के बराबर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। तो सही आंसर क्या है इसके लिए, ऑप्शन 3। करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो स्प्रिंग्स है, दोनों का कांस्टेंट के और 2 के है। करेक्ट। के एंड 2 के दोनों को आपने इस तरीके से जोड़ रखा है। तो बताइए ये सीरीज में है कि पैरेलल में। बिल्कुल पैरेलल में है। जब आप इसको x से चलाएंगे तो ये x से चलेगा, ये भी x से चलेगा, यानी कि दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है। तो ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको पूछा गया फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कैसे बताएंगे आप। तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के डिवाइडेड बाई यम। करेक्ट है। के डिवाइडेड बाई यम। लेकिन यहाँ पे के इफेक्टिव लिया जाएगा या के इक्विवेलेंट। तो पहले आप के इक्विवेलेंट बता दीजिए। के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, k1 प्लस k2 यानी कि k प्लस 2 के विच इज इक्वल टू 3 के। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी आपकी, 1/2 पाई अंडर रूट 3 के डिवाइडेड बाई यम के बराबर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। दो स्प्रिंग्स है, एक का कांस्टेंट k1 है, दूसरे का कांस्टेंट k2 है। आपने इन दोनों को कैसे जोड़ रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है। तो आपको पूछा है कि इसका इफेक्टिव कांस्टेंट कितना है, तो आपको के इक्विवेलेंट निकालना है। तो बताइए सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 k2। करेक्ट है। तो अब यहाँ से ये 1/k इक्विवेलेंट है, अगर आप इसको सीधा करेंगे तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 के बराबर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया, देखिए एक मास है 10 ग्राम का, इसको आपने एक मासलेस स्प्रिंग के साथ जोड़ रखा है। तब इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड है। जब आपने 10 ग्राम की मास को एक स्प्रिंग के साथ बांध दिया है तो इसका टाइम पीरियड आपको 10 सेकंड आ रहा है। करेक्ट। तो नेक्स्ट जब आपने इस 10 ग्राम को हटा दिया है कितने ग्राम के साथ, 40 ग्राम के साथ, तो तब नया टाइम पीरियड कितना आएगा आपको पूछा है। तो देखिए कैसे लिखें, इनिशियल के लिए अगर मैं लिख दूं, इनिशियल के लिए फॉर 10 ग्राम। करेक्ट है। तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट यम डिवाइडेड बाई के बराबर। तो यहाँ से आपको मिलता 10 सेकेंड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई के बोल के लिख देंगे हम। करेक्ट है। नेक्स्ट अगली बार जैसे ही आपने यम 10 ग्राम को रिप्लेस कर दिया है 40 ग्राम से, फॉर 40 ग्राम, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। इस 40 में से 4 को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट। 40 में से अगर आप 4
बाहर निकाल लेंगे तो अभी अंदर कितना बचेगा 10। तो दिस इज के, इसको आपने देखा हुआ है कितना है ये 10, तो पुट कर दीजिए इसमें। तो इट इज 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द मास ऑफ ए बॉब सस्पेंडेड इन ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ द इनिशियल हाफ फ्रॉम द इनिशियल मास, इट्स टाइम पीरियड विल। तो आपने क्या कर दिया है कि एक सिंपल पेंडुलम था आपके पास, इसका मास यम था। अगली बार आपने इसका मास कट कर दिया, कट करके यम बाई 2 कर दिया, लेंथ उतना ही है, मास आधा कर दिया। तो आपको पूछ रहा है कि टाइम पीरियड को क्या हुआ है। तो अगर आप जानते हैं फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। बताइए इस टाइम पीरियड में मास का कोई रोल है क्या? नहीं है। इसके अंदर सिर्फ लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। चाहे मास कितना भी हो, टाइम पीरियड तो सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 3। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, आपने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स विल द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल में जब मैक्सिमम वेलोसिटी थी, अगर एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो कितने गुना बढ़ जाएगी बोला है। तो आप बताइए वी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, ए ओमेगा। वी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, ए ओमेगा। अगर आप ए के बदले में 2a लिखते हैं तो जो नया वी मैक्स आएगा तो वी मैक्स डैश कह देंगे हम, विच इज इक्वल टू 2a टाइम्स ओमेगा बन जाएगा। ये पुराना वाला वी मैक्स है, बताइए 2 टाइम्स वी मैक्स, यानी कि एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी 2 गुना। सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 2। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 39.2 बाई पाई स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस मच। वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितना है बोल के पूछा है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसके लिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल डिवाइडेड बाई जी के बराबर होता है। यल की वैल्यू पता है हमें, 2 पाई अंडर रूट 39.2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8। करेक्ट है। इस 9.8 को इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 4। ये पाई स्क्वायर को बाहर लेके जाइए तो 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर का पाई आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बच रहा है अभी 4। ये पाई इसके साथ निकाल देंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 1। क्या आना चाहिए आंसर, ऑप्शन 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। आपने लेंथ को बढ़ा दिया 4 गुना, पहले जितनी लेंथ थी अब उससे 4 गुना लेंथ ले लिए। तो आपको पूछा है कि टाइम पीरियड पहले के कंपैरिजन में कितना होगा। तो देखिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल डिवाइडेड बाई जी है। अगर आपने यल को रिप्लेस कर दिया 4 यल से, कितने टाइम्स, इंक्रीज 4 टाइम्स, तो 4 यल से रिप्लेस कर दिया तो नया टाइम पीरियड देखिए 2 पाई अंडर रूट 4 यल डिवाइडेड बाई जी के बराबर। इस 4 को आप बाहर रखिए तो ये वाला 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट यल डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। करेक्ट है। इस चीज को हम जानते हैं किसके बराबर है, ये टी के बराबर है। तो इसका आंसर आएगा आपको 2t, टी डैश इज इक्वल टू 2t, यानी कि 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, बिकम ट्वाइस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द टाइम टेकन फॉर ए सेकेंड पेंडुलम फॉर वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर एक्सट्रीम। अभी सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है ना, सेकेंड्स पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। जो क्लॉक में लगा होता है पेंडुलम, ऐसे ऐसे, वो जब एक बार आगे जाता है तो 1 सेकंड होता है, पीछे आते हैं तो 1 सेकंड होता है, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना सेकंड लेता है, 2 सेकंड। तो आपको पूछा गया है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम को जाना है, सिर्फ जाके वापस आना नहीं है, सिर्फ जाना है, यानी कि आधा चक्कर। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा बोल के पूछा है। अब बताइए सेकंड्स पेंडुलम को जाके वापस यहाँ पे आने के लिए कितने सेकंड चाहिए, 2 सेकंड। तो हमें सिर्फ अगर जाना ही है तो कितने सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए,
1 सेकेंड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली। तो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम कितना होता है बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अभी मैंने बताया सेकेंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल, नहीं पता है, डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू 10 बोल के मानते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट बोल रहा हूँ। ये जो पाई स्क्वायर होता है उसकी भी वैल्यू 10 ही होती है, तो दोनों साइड के 10 काट दिए तो ये 4 काट दिए, तो बताइए एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मीटर। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 1। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट हाइट r above the surface of the earth is g/4, the periodic time of a simple pendulum in artificial satellite। ये वर्ड अच्छे से याद रखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड कितना आएगा बोल के पूछा है। अब बताइए जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, कितना होता है, 0। तो ये याद रखना है आपको, इन सैटेलाइट जी इफेक्टिव इक्वल टू 0, यानी कि वहां पे आपको ग्रेविटी फील नहीं होगी। तो उस टाइम पे आप अगर टाइम पीरियड लिखते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, तो तब यहाँ पे जी की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 0। तो तब इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द यूज ऑफ पेंडुलम वॉच इज डिस्कार्डेड बिकॉज। हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर सिंपल पेंडुलम को यूज नहीं कर सकते, पेंडुलम वॉच को यूज नहीं कर सकते, वहां पे स्प्रिंग वॉच को यूज किया जाता है। क्यों बोल के पूछा है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला बोल रहा है सैटेलाइट इज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी बताया मैंने पिछले वाले सवाल में कि वहां पे ग्रेविटी 0 होती है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी बिकम 0, यस ये वाला आंसर सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम स्टॉप्स बिकॉज इट्स एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे एक पत्थर धागे से बांध के ऐसे छोड़ दूं तो ये हमेशा के लिए ऐसे चलता नहीं रहेगा, कुछ देर बाद ये रुक जाएगा। ऐसा रुकने की वजह क्या है कि एयर का जो फ्रिक्शन है इसके साथ रगड़ता रहेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली हीट में डिसिपेट होती जाएगी। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, चेंजेस इनटू हीट। तो अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए सिंपल पेंडुलम of large length made equal to the radius of earth, its period of oscillation will be। तो क्या बोला है, आपने एक सिंपल पेंडुलम बना रखा है जिसकी लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो ऐसे बड़े वाले लेंथ के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब तक जो छोटे वाले लेंथ थे उसके लिए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ रहा था, लेकिन अब बड़े वाले लेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई जी ब्रैकेट 1/l प्लस 1/r। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, यल यहाँ पे लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। तो हमें बोला गया है कि लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो अगर आप इसमें पुट कर दें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई जी इंटू 1/r प्लस 1/r, करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाई 2g आएगा, सही है। अब सारे वैल्यू पुट करते हैं। जो आर होता है रेडियस वो होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर आप इसको सही से लिख लें 64 × 10⁵, करेक्ट है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको 6.4 × 10⁶ मीटर बोल के भी लिख सकते हैं। अगर आप ये सारे वैल्यूज पुट कर दें इसमें तो टी की वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 6.4 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो आप अगर इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3590 पॉइंट समथिंग आएगा। ये सब कुछ आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा, राइट। ये इतना बड़ा नंबर तभी आएगा जब आप इसको ओपन करेंगे 10 पावर को, सही है। अब आपको चाहिए मिनट में, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे, तो अब इसका आंसर आएगा 59.8 मिनट, करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बोला है।
तो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड पॉसिबल है एक सिंपल पेंडुलम के लिए बोल के पूछा है। ऐसे उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि अर्थ पे कितना है उनके, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट। तो मैक्सिमम के लिए हम जो फॉर्मूला जानते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। आप बताइए लेंथ मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं आप। लेंथ मैक्सिमम आप इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, सही है। तो जब लेंथ इनफाइनाइट कर सकते हैं तो उस टाइम टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, सॉरी इनफाइनाइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो टाइम पीरियड आप बना सकते हैं वो कितना बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ये कब की बात है, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि अर्थ, सही है। तो ये अर्थ कहीं पे मतलब कहीं और पे है, अर्थ पे नहीं है, सही है। तो आपको जस्ट पूछा है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि ऑन अर्थ, तो तब आपकी जो मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है वो रेडियस के बराबर होगी, सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा ये वाला, राइट, करेक्ट है। लेकिन कब, जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि अर्थ, अदरवाइज आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। ये वाला नहीं, ये वाला एक स्पेशल बता रहा हूं मैं कि इस जगह पे अगर मेंशन होता कि ऑन अर्थ, तो तब ये फॉर्मूला इसका आता, 89 पॉइंट समथिंग आता है, करेक्ट, मिनट में आएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इन ए सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इन वन ऑसिलेशन विल बी। बताइए जब ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा होता है इस तरीके से, तो उस टाइम पे एक चक्कर में स्ट्रिंग ने कितना काम किया इसके बारे में आपको पूछा है। तो बताइए स्ट्रिंग कितना काम करेगा, जीरो। क्यों, जो वेलोसिटी होती है वो स्ट्रिंग के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना वर्क डन होगा, जीरो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, g/3। अगर वो लिफ्ट रुका हुआ था तो उसके अंदर टाइम पीरियड टी के बराबर आ रहा था। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो तब कितना आएगा इसका टाइम पीरियड, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे आप अगर स्टेशनरी की बात कर लें, स्टेशनरी वाले सिचुएशन में, तो इस जगह पे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर आता। अगर ये लिफ्ट की बात करें आप, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है g/3 से, तो इस जगह पे आप यूज करेंगे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव के लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला g प्लस g/3। क्या लगाएंगे इसको, g प्लस g/3, करेक्ट। g प्लस g/3 लगाएंगे तो अब यहाँ पे आपको आंसर क्या आएगा, 3g प्लस g डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4g/3, करेक्ट। अब आप टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 4g डिवाइडेड बाई 3। इस 3 को ऊपर ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर। इसको हम जानते हैं कितना है, टी है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, √3/2 टाइम्स टी। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2। आई होप ये आपको समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए चाइल्ड इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप, देन द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी। तो एक लड़का झूला झूल रहा है, सही है। तो वो बैठ के झूल रहा था, उसके बाद वो अचानक से खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही वो झूले पे खड़ा हो जाएगा तो इसका जो टाइम पीरियड था ये क्या हुआ बोल के पूछा है। आप इसको ऑब्जर्व किए भी होंगे, जब आप खड़े होके झूलते हैं तो आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है, आप जल्दी जल्दी रिपीटेशन होते हैं, मतलब नजदीक नजदीक ये हो जाता है। अगर आप बैठते हैं तो दूर तक जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखिए ये अगर झूला है, अगर आदमी बैठा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो है। अगर ये आदमी खड़ा हो जाए तो तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो आएगा, करेक्ट है। तो जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था वो यहाँ आ गया है। तो आप बताइए पहले लेंथ बड़ी थी, अब लेंथ क्या हो गई, घट गई। तो इसका मतलब लेंथ डिक्रीज होना यानी कि टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर। तो लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी पक्का क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए व्हीकल, इट्स टाइम पीरियड इज टी, व्हीकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस पे ध्यान देना,
व्हीकल कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। तो जब तक फ्रेम एक्सेलरेट ना करे तब तक टाइम पीरियड को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इट विल बी इक्वल टू टी के बराबर, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, द वाइब्रेशंस टेकिंग प्लेस इन द डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन विल बी, सही है, माइक्रोफोन के जो डायफ्राम, जो पर्दा होता है वो जो वाइब्रेट कर रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, उनके पूछा है। वो अपने आप तो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उसको हम जब भी कुछ बोलते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, तो इसका मतलब वहां पे फोर्स्ड वाइब्रेशन है। सही है, कैसे वाइब्रेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। चलिए अगला सवाल देखिए, इन द केस ऑफ सस्टेन्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन, मतलब सस्टेन का मतलब मेंटेन, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आना है और यहाँ से वापस यहाँ तक ही जाना है, मतलब छोटा भी नहीं होना है और बड़ा भी नहीं होना है, इतने कोई मेंटेन करके हम फोर्स लगा के इसको ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पूछ रहा है कि आपको कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब बताइए ये वाला अगर धीरे धीरे ऐसा कर रहा होता तो इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता, लेकिन हमने इसको ताकत लगा रखी है जिससे कि ये हमेशा इतना ही जाके आए, तो एम्पलीट्यूड कैसा है इसका, कांस्टेंट है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर इन रेजोनेंस, दो साउंड सोर्सेस रेजोनेंस में हैं। कैसे बोलेंगे हम, रेजोनेंस मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है, ऑसिलेट करना है, सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वो दोनों सेम दिखने चाहिए बोल रहा है, दिखने की जरूरत नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए। दूसरा क्या बोल रहा है, दे आर सिचुएटेड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक पर्टिकुलर दूरी पे रखे होने चाहिए, इससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमें चाहिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, तो इसमें भी कहीं पे है नहीं। दे प्रोड्यूस साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी बोल रहा है, इंटेंसिटी नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, दे आर एक्साइटेड बाय द सेम एक्साइटिंग डिवाइस, एक्साइटिंग डिवाइस मतलब जो वाइब्रेटिंग डिवाइस है ना वो वाले। तो इसका लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 4। यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटेड अनदर इन द नेबरहुड बिगिंस टू वाइब्रेट। क्या बोला है, आपने यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करा दिए, यहाँ पे एक चुपचाप रखा हुआ था वाइब्रेट ट्यूनिंग फॉर्क, इसको आपने वाइब्रेट करा, ये चुपचाप रखा था, तो ये अपने आप से ही वाइब्रेट करना शुरू करेगा। किसकी वजह से, वो रेजोनेंस की वजह से वाइब्रेट करेगा। किसकी वजह से, रेजोनेंस। जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तभी वाइब्रेट करेगा। अगर ये वाला 100 हर्ट्ज का है और ये भी 100 हर्ट्ज का है, तो एक को वाइब्रेट करके एक दूसरे के बाजू में रखेंगे ना, तो ये भी वाइब्रेट करेगा। ये तभी हो सकता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी हो, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होना यानी कि क्या कंडीशन, रेजोनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम reduces to 1/3, सही है, इन 20 सेकेंड, देन इन फर्स्ट 40 सेकेंड इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स। तो ये वाला नीट के लिए नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, पहले एम्पलीट्यूड था आपके पास कुछ, सही है, तो कुछ टाइम पे अगर आप एम्पलीट्यूड देखें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए ई पावर माइनस सम कांस्टेंट के बोल के भी ले सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा लिया है, करेक्ट है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। जब ऑसिलेशन धीरे धीरे मरते चले जाते हैं तो उनकी जो एम्पलीट्यूड है घटती चली जाती है, लास्ट में 0 हो जाता है, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो उन्होंने बोला है कि 20 सेकेंड में इसकी वैल्यू कितनी घट गई, कितनी बच गई, 1/3 बच रही है, यानी कि t इक्वल टू 20 सेकेंड पे x की वैल्यू एम्पलीट्यूड का 1/3 बच रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको मिलेगा a/3 इज इक्वल टू a इंटू ई पावर माइनस लैम्डा इंटू 20, इसको और इसको निकाल दिए तो यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा इंटू 20, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगली बार आपको पूछा है कि 40 सेकंड बाद कितना एम्पलीट्यूड बचेगा बोल के पूछा है, तो उसके लिए अगर हम लिखें एट टी इक्वल टू 40 सेकेंड, तो क्या आएगा देखिए, x इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस लैम्डा इंटू 40, करेक्ट है। इस 40 को थोड़ा अरेंज करिए, ई पावर माइनस लैम्डा 20 होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, x to the power mn can be written as x पावर m होल पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। इस चीज को आप जानते हैं, ई पावर माइनस लैम्डा बाई 20, देखिए ई पावर माइनस लैम्डा 20 की वैल्यू कितनी है, 1/3, पुट कर दीजिए, दिस इज a इंटू 1/3 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है, a/9।
यानी कि 40 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1/9। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ, जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो ये किस केस में होगा उनको पूछा है। एक तो फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन वो होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तो कंटिन्यूअसली इतना ही चलता रहेगा। सही है, तो पहला ऑप्शन तो होगा फर्स्ट वाला सही है, वन वाला आना चाहिए। देखिए वन में, वन कितने ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड में ही है, तो ये दो देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट दूसरा वाला बोल रहे हैं कि डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं, जो धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं, तो ऐसे वाले वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो सेकंड वाला तो होगा नहीं, तो इसका मतलब सेकंड जितने ऑप्शन में है उनको डिलीट करिए। तो सारे ऑप्शन चले गए, बचा कौन सा वाला, फर्स्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, जिसको हमने टोटल 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। राइट। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, और जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट रहा हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 115 तक, तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो जिससे कि मैं आने वाले किसी और वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँ। राइट। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।